आप मॉल जाते हैं और कैश पेमेंट करते समय कैशियर आपको छुट्टे पैसे की जगह चॉकलेट पकड़ा देता है। मुबारक हो, स्कैम हुआ है। आप जैसे कई हजारों लोगों से इस ही तरह छुट्टे लेकर मॉल, दुकान या किसी सुपरमार्केट वाले जाने कितने पैसे अंदर कर लेते होंगे। ये तो हुई बात छुट्टों की। 2017 में बर्लिन बेस्ड एनजीओ की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे करप्ट देश है और यहाँ हुए स्कैम्स ही हमारी इस रेपुटेशन के लिए जिम्मेदार भी हैं। यूं तो इंडिया में कई स्कैम्स हुए हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया और इन सभी स्कैम्स में इंडिया के कॉमन सिटीजन्स का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा हमारे भारत की ग्रोथ में यूज होता वो कई बड़े स्कैमर्स की जेब में चला गया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से स्कैम्स हैं जिनकी वजह से आज तक हमारा देश उभर नहीं पाया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम उस आदमी का है जिसकी लाइफस्टाइल के आगे डैन बिल्जेरियन भी चाय में पानी कम लगेगा। I drive a Mercedes, I have a BMW, I fool around with a Porsche and a Maserati occasionally. वो आदमी जिसने जमीन पर चलने वाली फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से लेकर आसमान में उड़ने वाली भारत की सबसे लैविश एयरलाइन को शुरू किया। इस इंसान ने ड्रिंकिंग कल्चर को भारत में इस तरह फैलाया कि लोग बियर की जगह कहते थे, कैन आई हैव अ किंगफिशर? एग्जैक्टली, हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या की, जिसकी प्राइवेट पार्टीज भी किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ जो किंग ऑफ गुड टाइम्स एक भगोड़े के नाम से जाना जाने लगा, जो अभी के समय में कई स्टेट ओन बैंक से 9,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। माल्या की इस जर्नी की शुरुआत हुई उनके पिता विट्ठल माल्या की अचानक हुई मृत्यु से, जिसकी वजह से 28 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज की जिम्मेदारी माल्या के ऊपर आ गई। माल्या को शुरू से ही एक्सपेंशन का शौक था और उसने ब्रिटिश पब कल्चर को इंडिया में लाने का मन बना लिया था। इंडिया अब एक कंज्यूमर इकोनॉमी बनता जा रहा था और ठीक उसी वक्त माल्या ने किंगफिशर बियर को बैंगलोर में लॉन्च किया। यहाँ यूथ काफी प्रोग्रेसिव होने लगे थे। किंगफिशर इस तरह हिट हुआ कि देखते ही देखते माल्या ने बैंगलोर में 40 पब्स खोल दिए, वो भी सिर्फ 1 साल में, और माल्या एक ब्रांड बन गया। इस बीच माल्या ने कई और बिजनेसेस किंगफिशर ब्रांड के अंडर शुरू किए, जैसे इंडिया की पहली फॉर्मूला 1 रेस टीम और IPL टीम। और मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट विजय माल्या ही पूरी दुनिया में लेकर आए थे। माल्या जैसे पैसों के समंदर में था, लेकिन उसके डाउनफॉल की शुरुआत हुई उसके अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर, जब उसने किंगफिशर एयरलाइंस को अनाउंस किया, एक ऐसी एयरलाइन जहां सिर्फ एक क्लास होती थी, किंगफिशर क्लास। इस एयरलाइंस में मॉडल्स को एज ए हॉस्टेस हायर किया गया और सभी सर्विसेज जो आपको बहुत सारे पैसे भरने के बाद मिलती, किंगफिशर में वो सभी एमिनिटीज नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल की गई। किंगफिशर एयरलाइंस काफी अच्छी चल रही थी, पर उस समय आए रिसेशन ने माल्या को तोड़ के रख दिया। फ्लाइट्स खाली हो चुकी थी और माल्या अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट और अपनी किंग साइज लाइफ को बचाने के लिए बैंक्स की तरफ मुड़ गया। बस उसकी तब की रेपुटेशन की वजह से बैंक्स के द्वारा उसे लोन भी मिल गया, पर ग्रेविटी यहाँ भी अप्लाई हुई और किंगफिशर एयरलाइंस जमीन पर आ गई। कंपनी अब बंद हो चुकी थी और बैंक से आने वाले लोन्स भी। माल्या को लाइफस्टाइल का कुछ इस तरह का नशा था कि उसने ब्रोक होने के बावजूद भी अपना 60th बर्थडे आलीशान तरीके से सेलिब्रेट किया, जिससे उसके स्टाफ, जिन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, उनके दिल टूट गए। फ्रॉड के केसेस चलने लगे और जजमेंट आने से पहले ही माल्या लंदन भाग खड़ा हुआ और अब तक भारतीय गवर्नमेंट उसे वापस लाने में अनसक्सेसफुल रही है। अभी कुछ ही महीने पहले माल्या ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि वो पूरे पैसे भरने के लिए राजी है, पर अभी तक भारतीय गवर्नमेंट का कोई खास रिएक्शन इस एक्शन पर नहीं आया है। नीरव मोदी। स्कैम्स की बात हो रही हो तो बात आती है हिस्ट्री के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम की। 11,000 करोड़ रुपयों का स्कैम जो नीरव मोदी ने किया। नीरव मोदी, जो कि एक ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, शुरू से ही डायमंड्स का बिजनेस उनके आसपास था। सन 1990 में जब नीरव बेल्जियम से मुंबई मूव हुए तो वहां उनके मामा मेहुल चोक से पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड डायमंड कंपनी के मालिक थे। मामा के साथ 11 साल काम सीखकर 1999 में नीरव ने खुद की कंपनी फायर
एम्पायर स्टार डायमंड्स के नाम से शुरू की। लेकिन डायमंड पॉलिशिंग तो उस समय हर कोई कर रहा था और नीरव का विजन अब शेप लेने लगा था। वो इंडिया को डायमंड बिजनेस और ज्वेलरी के लिए ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहते थे और उनके इस विजन की शुरुआत हुई उनके एक डिजाइन से, जिसका नाम था गोलकोंडा लोटस नेकलेस। ये नेकलेस 2010 में हांगकांग की एक मैगजीन क्रिस्टीज कैटलॉग के कवर पर आया और करीब 16 करोड़ रुपए में बिका। ये पहला इंडियन डिजाइन था जो क्रिस्टीज के कवर पर फीचर हुआ था। अब नीरव मोदी लोगों की नजर में आ गए थे। बिजनेस एक्सपैंड हुआ और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी सेलेब्स उनके डिजाइन्स की चर्चा करने लगे थे। लेकिन हर बिजनेस के अच्छे दिन के साथ बुरे दिन भी आते हैं और जैसे जैसे नीरव मोदी के बिजनेस का एक्सपेंशन इंडिया के बाहर पहुंचा, प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगा। किसी को नहीं पता था कि नीरव पैसा कहां से ला रहे हैं। नीरव ने बाहर से यानी कि दूसरे देश से लोन लेने के लिए LOU का यूज किया। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये लेटर इंडिया के किसी बैंक से इशू होता है जो कोई भी इंडियन ओवरसीज बैंक्स में दिया जाता है, जिससे वो बैंक इंपोर्टर को बायर्स क्रेडिट देती है। आम शब्दों में कहें तो लोन देती है और आप उस क्रेडिट से कुछ भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। यदि आप उस बायर्स क्रेडिट को रीपे नहीं कर पाए तो LOU इशू करने वाली बैंक आपके लिए उस लोन को रीपे कर देगी। लेकिन उस LOU को इशू करने के लिए भी भारतीय बैंक में पहले आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, जो नीरव मोदी ने कभी नहीं दिया और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच मुंबई में ब्रांच मैनेजर को रिश्वत देकर बिना पैसा डिपॉजिट किए वो LOU लेता रहा। 2011 से लेकर 2017 तक ये मामला चलता रहा। लेकिन 2018 में बैंक का करप्ट मैनेजर रिटायर हुआ और जब नीरव के कर्मचारी अगला LOU लेने पहुंचे तो नए मैनेजर ने डिपॉजिट मांगा और नीरव के आदमी ने कह दिया, पहले तो ये कभी नहीं लगता था, अब कैसे लगने लग गया। बस वहीं नीरव की चोरी पकड़ी गई। जब उस बैंक मैनेजर ने बैकरूम में जाकर सभी रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन LOUs के अगेंस्ट किसी भी तरह के डिपॉजिट के पेपर्स नहीं मिले और सच सामने आ गया। 11,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। FIR होने से पहले नीरव ने अपनी फैमिली के साथ देश छोड़ा। 12 महीने तक नीरव अनट्रेसेबल था। किसी को नहीं पता था कि वो दुनिया के किस कोने में है और फिर एक जर्नलिस्ट ने उसे लंदन में देखा और तब नीरव को अरेस्ट किया गया। सुब्रत रॉय। एक इंसान से 1 करोड़ रुपए चुराने से अच्छा है 1 करोड़ लोगों से 1 रुपया लिया जाए। अच्छा आइडिया तो नहीं है लेकिन चालाक जरूर है। ऐसा ही कुछ काम 1978 में सुब्रत रॉय ने किया जब गांवों में किसी तरह की बैंक सर्विस अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। उन्होंने यूपी के कुछ बैकवर्ड विलेजेस में एक स्कूटर से घूमकर डेली वेजेस वाले लोगों को यानी कि उन लोगों को कन्विंस किया जो दिन के हिसाब से पैसा कमाते थे। कन्विंस ये किया कि कुछ पैसे उनके पास इन्वेस्ट करें और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उन्हें उस अमाउंट का डबल पैसा वापस मिलेगा। ये स्कीम उन गांव वालों को काफी सही लगी और सुब्रत रॉय के पास लोग इन्वेस्ट करने लगे। 10-20 रुपए से शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट कुछ समय बाद 100 और 1000 रुपयों तक जाने लगा और लोगों को उनका रिटर्न भी मिला। कुछ 42 लोगों से शुरू हुआ ये सहारा परिवार अब 6 करोड़ का परिवार बन चुका था। गरीबों के लिए सुब्रत रॉय भगवान और सहारा एक मंदिर बन गया था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय ने कई स्टोर्स में इन्वेस्ट किया जैसे सहारा एयरलाइंस, रियल एस्टेट, फाइनेंस एक्सेट्रा। लेकिन बात कहां बिगड़ी, लोग अब काफी जुड़ चुके थे और इस तरह के नेटवर्क को पिरामिड स्कीम कहा जाता है, जिसमें लोगों को मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने को कहा जाता है और जो लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अपने आसपास, अपने परिवार और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी इस चिट स्कीम में जुड़ने को कहा जाता है। इस तरह नए जुड़े लोगों के इन्वेस्टमेंट से पूरे लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है, पर जब नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तो स्कीम का पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। लेकिन लोगों का भरोसा सहारा पर कुछ इस कदर था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता था और सारे इन्वेस्टर्स अनपढ़ लोग थे जिनके साथ कुछ गलत होता भी तो वो बेचारे समझ नहीं पाते। पर अब इतने लोग जुड़ चुके थे कि नए डिपॉजिटर्स आना बंद हो गए थे और सहारा अब पुराने लोगों को पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा था। अब सहारा को फंड्स की जरूरत थी। 2012 में सहारा ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी को पब्लिक कर दिया, यानी कि अब उस कंपनी के शेयर्स कोई भी खरीद सकता था और इस तरह
तरह का सिस्टम सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में आता था। सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ जब सहारा ने अपनी 2 पब्लिक कंपनीज से 24,000 करोड़ का फंड रेज किया, तब सेबी ने सहारा को किसी भी तरह का फंड रेज करने से बैन कर दिया और अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटाने को कहा। पर सहारा ने उल्टा सेबी के ऊपर ही केस कर दिया और जैसे ही बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने भी सहारा को पैसे लौटाने को कहा और सहारा से डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की मांग की। ऐसा होने पर सहारा ने सारे डॉक्यूमेंट्स 127 ट्रक्स में भरकर सेबी के पास पहुंचा दिए ताकि सेबी के सभी कर्मचारी सहारा के नाम से खौफ में आ जाएं और आलस के मारे डॉक्यूमेंट्स चेक ना कर सकें। लेकिन सेबी ने हार नहीं मानी और जब उन डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो पता चला कि उन डॉक्यूमेंट्स के काफी सारे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब सहारा का दाव उन पर उल्टा पड़ गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 महीने का समय दिया कि वो लोगों का पैसा वापस लौटा दें। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपयों की पहली इंस्टॉलमेंट सेबी को देकर क्लेम किया कि बाकी का पैसा वो लोगों को कैश में दे चुके हैं। जब सेबी ने सहारा के मुताबिक उन 20,000 इन्वेस्टर्स को मेल भेजे तो उनमें से सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स ही क्लेम लेने वापस आए। जब बाकी के लोगों का कोई भी डेटा सहारा प्रेजेंट नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के सारे अकाउंट्स के साथ साथ सारी प्रॉपर्टीज भी सीज कर दी और फाइनली फरवरी 2014 में सुब्रता रॉय को अरेस्ट कर लिया गया। 2017 में सहारा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हुआ और जेल जाने के 2 साल बाद सुब्रता रॉय पैरोल पर बाहर आए। बस तब से ही सुब्रता रॉय अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचने में लगे हैं। शायद गरीब लोगों की हाय ही थी जो सहारा का ये हाल हुआ, लेकिन पैसों का क्या? वो उन गरीब लोगों के पास वापस कैसे पहुंचेगा? अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद है तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूं। वहां पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहां मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्ना आर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।